नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से इसरो ने हाल ही में बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया है, पहले चंद्रयान 3 मिशन को, उसके बाद इसी महीने आदित्य L1 मिशन को, और फिर बताया जा रहा है कि अगले महीने में इसरो गगनयान मिशन के कुछ टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। तो इसरो लगातार बड़े बड़े मिशन को अंजाम दे रहा है। तो इसी में से इसरो एक और बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है, वो है निसार सैटेलाइट को लॉन्च करना। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया एक सैटेलाइट है। यह जो सैटेलाइट है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस सैटेलाइट है और इसको लॉन्च करेगा इसरो। नासा और इसरो के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट है। और यह जो सैटेलाइट है, आप इसकी खासियत को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह नासा और इसरो के द्वारा डेवलप किया गया अब तक का पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट है। इससे ज्यादा महंगा सैटेलाइट अभी तक किसी देश ने या अन्य देशों ने मिलकर भी नहीं बनाया है। तो जाहिर सी बात है, यदि यह सैटेलाइट इतनी ज्यादा महंगी है, इतनी ज्यादा एडवांस है, तो इसका काम भी बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा। जी हाँ, इसका काम भी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तो हम जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि यह सैटेलाइट किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, और इस सैटेलाइट को इतना एडवांस क्यों कहा जा रहा है, इतना एक्सपेंसिव क्यों कहा जा रहा है। यह सैटेलाइट किस तरीके से पूरी धरती के कोने कोने पर नजर रखने वाली है, जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि ये निसार है क्या। तो निसार देखिए, ये एक सैटेलाइट है जिसको इसरो और नासा के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी निसार। और यह जो पूरी सैटेलाइट है, यह अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए बनाया गया है। तो हम पहले इस सैटेलाइट के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, साथ ही साथ ये जानते हैं कि इसरो और नासा ने इसमें किस तरीके से योगदान दिया है। तो ये जो पूरी सैटेलाइट है, ये लगभग 2800 किलोग्राम की एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ को ऑर्बिट करेगी। इस सैटेलाइट को इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरी पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करेगी। इसमें 2 फ्रीक्वेंसी बैंड लगे हुए हैं, एक L बैंड है, दूसरा S बैंड है, जो कि पृथ्वी में कुछ भी चेंजेज होगा, 1 सेंटीमीटर का भी यदि चेंज होगा तो उसको भी यह सैटेलाइट डिटेक्ट कर लेगी। तो आप सोचिए यह सैटेलाइट कितनी ज्यादा एडवांस है, कितनी ज्यादा पावरफुल है कि यदि पृथ्वी में कहीं भी 1 सेंटीमीटर का भी चेंजेज होता है तो यह उस पूरे चेंज को डिटेक्ट कर लेगी। तो यदि हम बात करें अब इसरो की, तो इसरो ने इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। तो इसरो ने इसमें प्रोवाइड किया है S बैंड का रडार, साथ ही साथ GSLV लॉन्च व्हीकल जो कि इस पूरे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके अलावा नासा ने जो प्रोवाइड किया है वो है इसमें L बैंड का रडार, GPS सिस्टम और एक हाई कैपेसिटी का सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर जो कि डेटा को स्टोर करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट है। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ सैटेलाइट्स की, हालांकि इससे महंगे महंगे भी चीजें स्पेस में मौजूद हैं, जैसे नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया, तो वो एक टेलीस्कोप है, उसकी श्रेणी अलग है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें उसको बनाने में $100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च आया है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट में ये अब तक की सबसे एडवांस और सबसे महंगी सैटेलाइट है। साथ ही साथ ये अब तक की पहली सैटेलाइट होने वाली है जो ये पूरे पृथ्वी को, पूरे अर्थ को मॉनिटर करने वाली है। अगर हम इस पूरे सैटेलाइट की कॉस्ट की बात करें तो ये इसका पूरा कॉस्ट होने वाला है $1.5 बिलियन। जी हाँ, $1.5 बिलियन। यह सैटेलाइट इतनी ज्यादा महंगी है। तो अब हम बात करें इसमें कि इसरो और नासा की तरफ से क्या क्या योगदान दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि इसरो हमेशा ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करती है, कम बजट में काम करती है। तो इसरो ने लगभग इसमें $100 मिलियन के आसपास खर्च किया है, जो भी इस सैटेलाइट को डेवलप करने का काम है। केवल $100 मिलियन इसरो ने इसमें सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए, जैसे S बैंड का रडार हो गया, इसके अलावा अन्य जो सिस्टम है उसके लिए $100 मिलियन के आसपास खर्चा किया है। इसके अलावा जो लॉन्च व्हीकल होगा उसके लिए ये खर्च अलग से होगा। साथ ही साथ नासा ने इसमें लगभग $800 मिलियन के आसपास इस सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए खर्चा किया है। तो यदि हम कॉस्ट के मामले में देखें तो नासा का योगदान इसमें बहुत ज्यादा है। तो फिर ओवरऑल मिलाकर के ये जो पूरा कॉस्ट इस सैटेलाइट का बनता है, इस पूरे सैटेलाइट को बनाने में आता है, वो होता है $1 बिलियन के आसपास। इसमें इंक्लूडेड है उसको लॉन्च करना। लेकिन जब एक बार इसको लॉन्च कर दिया जाएगा तो इसको रन करने के लिए, इस सैटेलाइट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से, बहुत हाई रिजोल्यूशन और बहुत बड़ी मात्रा में ये डेटा को इसरो और नासा को प्रोवाइड करने वाला है। तो इस सैटेलाइट को ही पूरा रन करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आने वाला है। और यह जो पूरा कॉस्ट होगा इसको रन करने में, तो इसको इसरो और नासा आपस में कोलैबोरेट करके इस पूरे कॉस्ट को, इस पूरे खर्चे को वहन करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो
पूरा सैटेलाइट है ये पूरी पृथ्वी का एक हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करेगा। तो प्रश्न आता है कि क्या इसमें कोई बहुत ही महंगा, बहुत ही बड़ा कैमरा लगा हुआ है? तो देखिए नहीं, इसमें कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। इसमें लगा है रडार। रडार के थ्रू ये हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यह जो पूरा सैटेलाइट है यह एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। और यह जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है इसकी खास बात यह होती है कि यह चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह शाम, या बादल हो या बारिश हो रही हो, किसी भी सिचुएशन में ये पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन इमेज या किसी भी वस्तु की हाई रिजोल्यूशन इमेज निकाल सकता है। क्योंकि इस पूरी टेक्निक में जो यूज होता है वो होता है रडार का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसरो ने प्रोवाइड किया है एस बैंड का रडार, इसके अलावा नासा ने प्रोवाइड किया है एल बैंड का रडार। तो ये जो एस बैंड और एल बैंड के रडार हैं इनके द्वारा किया जाएगा, जैसे ये सैटेलाइट लॉन्च होगी तो ये जिस तरीके से पृथ्वी को ऑर्बिट करेंगे तो वहां से करेंगे क्या कि पल्स को जनरेट करेंगे, वेव्स को जनरेट करेंगे, और ये वेव्स आएंगी पृथ्वी पर और ये पृथ्वी की सतह से टकरा के फिर से वापस जाएंगी। और रडार का जो रिसीवर होगा, एंटीना होगा, इन वेव्स को फिर से रिकॉर्ड करेगा, रिसीव करेगा और उसी के आधार पे ये एक इमेज बना देगा, पृथ्वी का एक हाई रिजोल्यूशन इमेज बनाएगा और इस पूरे डेटा को भेजेगा इसरो और नासा के पास। और खास बात तो ये है कि ये एक ही बार में पृथ्वी के 240 किलोमीटर एरिया को स्कैन कर लेगा, उसकी एक हाई रिजोल्यूशन इमेज बना देगा। और खास बात इस सैटेलाइट की ये है कि पूरे 12 दिन में, यानी मतलब हर 12 दिन में ये पूरी पृथ्वी के हर एक कोने कोने को पूरा स्कैन कर लेगा। यानी इसमें पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं बचा होगा जो इस सैटेलाइट से छूट जाए। हर 12 दिन में ये पूरी पृथ्वी को एक बार स्कैन कर लेगा और इस तरीके की सैटेलाइट जो है पहली बार लॉन्च किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब ये सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को ही स्कैन करने वाला है तो बहुत भारी मात्रा में इसरो और नासा को डेटा भी मिलने वाला है। तो निश्चित तौर से ये बात सही है। तो अब प्रश्न ये है कि ये तो पूरी सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रही होगी, तो सीधी सी बात है कि जब ये एक पल्स को जनरेट करेगी, वेव्स को जनरेट करेगी, तो वो पल्स पृथ्वी पर आएगा, उसके बाद उससे टकरा करके वापस जाएगा। तब तक तो ये सैटेलाइट एक निश्चित वेग से जो आगे बढ़ रही होगी, तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। तो ये सैटेलाइट किस तरीके से रिसीव करेगा इन पल्सेस को, इन वेव्स को फिर से, जो कि वापस टकरा के पृथ्वी से वापस आएंगी। मतलब मान लीजिए ये सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट ने यहां रहते हुए पल्स को जनरेट किया, ये पृथ्वी से टकराई, वापस आ रही है, लेकिन सैटेलाइट वहां रुकी तो नहीं रहेगी, वो तो चलती ही जाएगी। मान लीजिए कि ये सैटेलाइट यहां तक पहुंच जाएगी, जो किस तरीके से सैटेलाइट उस वेव्स को जो कि फिर से वापस आ रही है उसको किस तरीके से रिसीव करेगा। तो देखिए ये जो पूरी सैटेलाइट है ये पल्स को बहुत ही छोटे समय के लिए जनरेट करने वाली है। यह 1 सेकेंड से भी कम समय, मिली सेकेंड की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं माइक्रो सेकेंड की। यह पल्स को कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही जनरेट करेगा। उतने समय में ही ये जो पल्स, ये जो वेव्स होंगी पृथ्वी से फिर से वापस लौट आएंगी। तो कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में ही ये जो पल्स इसके द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा जनरेट की गई होंगी, वेव्स जो जनरेट की गई हैं, ये कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में फिर से पृथ्वी से वापस लौट आएंगी। तो केवल माइक्रो सेकेंड में ये पूरा काम होने वाला है और इतने समय में ये जो सैटेलाइट है ये बहुत ज्यादा आगे नहीं गई होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये एंटीना है जो बहुत ही बड़ा है, तो इसके थ्रू ही ये सारे डेटा को, सारे वेव्स जो आ रही होंगी पृथ्वी से, उसको रिसीव करेगा। तो यदि सैटेलाइट थोड़ा सा आगे जाता है कुछ माइक्रो सेकेंड्स में, तो भी इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, या आसानी से इसको डिटेक्ट कर लेगा। और एक बार में, यानी केवल कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में, यह 240 किलोमीटर के एरिया को डिटेक्ट कर लेगा, स्कैन कर लेगा और उसकी एक हाई रिजोल्यूशन इमेज बना देगा। और इस तरीके से पूरे 12 दिन में यह पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी के हर एक कोने को स्कैन कर लेगा और हर 12 दिन में इस तरीके से यह बार बार पूरी पृथ्वी को स्कैन करता रहेगा और उसकी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को बनाता रहेगा। तो प्रश्न यह है कि सैटेलाइट का काम क्या है, ये सैटेलाइट काम क्या करेगा? तो देखिए ये सैटेलाइट का काम यह है कि डिजास्टर के अर्ली वार्निंग साइन को डिटेक्ट करना, जैसे अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर लेना, वोल्केनिक इरप्शन को डिटेक्ट कर लेना, लैंडस्लाइड्स को डिटेक्ट कर लेना, ये इस सैटेलाइट के मुख्य काम होंगे। तो हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो क्या क्या डिटेक्ट करेगी, किस तरीके का काम करेगी। तो देखिए इसका सबसे पहला काम होगा लाइफ एंड सिविलाइजेशन। ये जो पूरी सैटेलाइट है ये जो काम करेगी, ये हमारे पूरे पृथ्वी पर लाइफ को, सिविलाइजेशन को और अधिक मजबूत बनाने, उसको खतरे से मुक्त करने का काम करेगी। यह जो पूरी सैटेलाइट है वह पूरी पृथ्वी पर, यानी जहां भी भूमि होगा वहां पे सॉइल के मॉइस्चर को, उसके मैप को प्रोवाइड करेगी। तो इससे बहुत ज्यादा समझने में आसानी होगी कि कहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, कहां पे कम है, तो उसकी वजह से वहां पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके क्या हानि हो सकते हैं, उससे क्या लाभ हो सकता है, इन सभी चीजों को समझने में ये पूरी सैटेलाइट मदद करने वाली है।
है। इसके अलावा इस सैटेलाइट का सबसे बड़ा काम होने वाला है डैमेज मैपिंग। जैसे कहीं भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, दुनिया के किसी भी कोने में नेचुरल डिजास्टर आए, वहां पे ये सैटेलाइट बहुत जबरदस्त काम करने वाली है। यह मेजर करेगी कि किस लेवल का नेचुरल डिजास्टर वहां पे हुआ है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हुरिकेन आ गया, सुनामी आ गया, लैंडस्लाइड हुआ है, अर्थक्वेक आया है, इसके अलावा कहीं पर भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वहां पे ये पूरा सैटेलाइट डिटेक्ट करेगा कि ये जो नेचुरल डिजास्टर आया है वो किस तरीके से हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो किस तरीके से चल रहा है, क्या सही ढंग से चल रहा है या नहीं, तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से ये भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि उस पूरे रीजन में जहां पे नेचुरल डिजास्टर आया है वहां पे कितनी इकोनॉमिक लॉस हुआ है, और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो तो वहां पे किस तरीके से हेल्थ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इन सभी मिशन में भी ये पूरी सैटेलाइट योगदान देने वाला है। और इसके अलावा ये जो पूरी सैटेलाइट है ये ग्लेशियर्स के ऊपर, आइस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो सी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में जो तटीय रीजन है, कोस्टल रीजन है, वहां पे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सी लेवल राइज होने पर। तो ये जो पूरा सैटेलाइट है ये बताएगा कि कहां पे ग्लेशियर पिघला है, किस लेवल से पिघल रहा है। तो ये जो डेटा प्रोवाइड करेगा इससे एस्टिमेट लगाने में और आसानी होगी, इससे और ज्यादा गेस किया जा सकता है कि सी लेवल में कितना राइज होगा, किस स्थान पे, किस कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से ये पूरी सैटेलाइट एक नेचुरल डिजास्टर को डिटेक्ट भी करेगा, हमें ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, अर्ली वार्निंग इससे जारी की जा सकती है। साथ ही साथ ये पूरी सैटेलाइट पूरी पृथ्वी पर मौसम पर नजर रखने वाली है, क्योंकि ये जो पूरी सैटेलाइट है ये डिटेक्ट करेगी महासागरों के विंड को, वेव्स को, सी आइस एक्सटेंट को, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो वेदर होगा वो किस तरीके से एक बड़े रीजन में चेंज होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरी सैटेलाइट है वो फ्लड फॉरकास्टिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि ये पूरी सैटेलाइट डिटेक्ट कर लेगी कि कहां पे कितनी ज्यादा वर्षा हुई है, नदियों में कितना पानी गया है, और उसकी वजह से कहां पे फ्लड आ सकता है, कहां पे सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। तो इन सभी डेटा को ये पूरी सैटेलाइट डिटेक्ट करने वाली है। और इस सैटेलाइट के जरिए एक सबसे बड़ा काम ये किया जा सकता है कि ये सैटेलाइट पूरे पृथ्वी पर वनों के ऊपर निगरानी रखेगी, किस तरीके से ये जंगल हमारे पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं और ये कितने लेवल से घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पृथ्वी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, और ये जंगल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है, किस तरीके से इनको बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट जो भी इफोर्ट लगा रही है, जो भी प्रयास कर रही है इनको बढ़ाने के लिए, क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं, यदि नहीं कर रहे हैं तो और क्या प्लान बनाया जा सकता है वनों को बढ़ाने के लिए, ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग के सिचुएशन से बचा जा सके, इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी मानवता को बचाया जा सके। तो निश्चित रूप से ये जो सैटेलाइट है ये बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाली है। तो एक तरीके से ये पूरी सैटेलाइट नेचुरल डिजास्टर, वो उसके मैनेजमेंट, उसके बचाव, साथ ही साथ हमारी पृथ्वी को और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन सभी डेटा को ये कलेक्ट करने वाली है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरी सैटेलाइट है जितनी महंगी है उतने ही बड़े इसके काम भी हैं। ये पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखने वाली है ये सैटेलाइट, और ये अब तक का पहला मिशन है पूरी दुनिया के लिए जो इस तरीके की सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, जो पूरी दुनिया पर एक साथ अकेले नजर रखने वाली है। तो एक तरीके से ये जासूसी सैटेलाइट के रूप में भी काम कर सकता है। तो ये सब कुछ होने वाला है। और यदि इस सैटेलाइट के लॉन्च की बात करें तो ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, इसरो के बाहुबली रॉकेट GSLV के द्वारा। तो इस सैटेलाइट के लॉन्च होने का जो समय है वो हो सकता है कि इसरो इसको इसी साल लॉन्च करे या अगले साल 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये थी पूरी वीडियो नासा और इसरो के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किए गए निसार सैटेलाइट के बारे में। नासा और इसरो द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किए गए निसार सैटेलाइट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।